दोस्तों, आज का जो सेशन है ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और इस सेशन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए एक विनिंग फैक्टर हो सकता है। सिलेक्शन के लिए आपको ये बहुत क्लोज ला सकता है। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बने रहें। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स पॉइंट पर। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे ऑफिशियल सिलेबस की, है ना, कि ऑफिशियल सिलेबस कब तक जारी होगा। अब तक आपको पता चल चुका होगा कि ऑफिशियल सिलेबस आयोग ने जारी नहीं किया है ना, राइट। और ये कब तक जारी होगा इसके बारे में बात करते हैं। हम एग्जाम डेट के बारे में बात करते हैं कि परीक्षा कब हो सकती है, एक टेंटेटिव, एक रफ आइडिया, है ना, एक टाइमलाइन। इसके अलावा विनिंग स्ट्रेटेजी कि आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए क्या फॉर्मूला आपको यूज करना है, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और जो लास्ट में ये है, जो मेरा एक पेड बैच है, जो मेरा एक कंप्लीट प्रिपरेशन रोड मैप है, इस रोड मैप के बारे में, इस बैच के बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको ये बैच आपकी तैयारी में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, राइट। देखिए देखिए हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का जो एग्जाम है, जो वैकेंसी है, ये उत्तर प्रदेश में दशकों बाद आई है ना। दशकों बाद, यानी कि लास्ट 2005 में ये वैकेंसी आई थी, 2005 में। और 2005 के बाद जाकर अब आई है, यानी कि 20 सालों के बाद आई है, राइट। और इस वैकेंसी को लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वैकेंसी है, ये जो एग्जाम है, ये आपको सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं दे रहा है, ये आपको गेजेटेड ऑफिसर बना रहा है। ये आपको एक गेजेटेड ऑफिसर बना रहा है ना, यानी कि राजपत्रित अधिकारी। और अपने आप में ये एक बड़ी पोस्ट होती है, राइट। लोगों का कहना है कि इसमें भौकाल नहीं है। भौकाल मतलब आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में जाए वहां पे लोग कांपने लगे, लोग आपको सल्यूट ठोके, लोग आपको देखकर डर जाएं। देखिए, मॉडर्न जमाने में, इस डिजिटल जमाने में इसको भौकाल नहीं कहते हैं। अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसर्स भी इस लेवल का भौकाल दिखा नहीं पाते हैं। भौकाल का सीधा सीधा मतलब कैसा होता है कि आपके पास एक अच्छी अच्छी नौकरी हो, जो कि ये है ना। क्यों? क्योंकि ये लेवल 7 का आपको पोस्ट दे रहा है ना। दूसरी बात, भौकाल क्या है इसमें? ये गजेटेड पोस्ट है, खुद ही गजेटेड पोस्ट। तो जितने भी गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सरकार के लिए। तो ये जो पोस्ट है, ये अपने आप में बता रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना भौकाल इसमें ज्यादा है, राइट। इसके अलावा एक अच्छी सैलरी, है ना, अच्छी सैलरी आपको मिल रही है। लगभग 75 से 80 हजार रुपए स्टार्टिंग सैलरी आपको दे रही है। क्या ये भौकाल से कम है ना। इसके अलावा भौकाल क्या होता है कि आपके अंडर में कुछ लोग काम कर रहे हो, आपके ऑर्डर को लोग फॉलो कर रहे हो। तो बिल्कुल इसमें आपके ऑर्डर को लोग फॉलो करते हैं, है ना, ऑर्डर को फॉलो करते हैं। आपको पर्सनल क्या मिलेगा? पर्सनल केबिन आपको मिल सकता है ना, पर्सनल केबिन मिल सकता है। आपको शेयर्ड व्हीकल मिलेगा, शेयर्ड व्हीकल, ऑफिशियल गाड़ी। आपको गाड़ी तो मिलेगी, वो शेयर्ड होगी, पर्सनल नहीं होगी, है ना। यानी कि उसी गाड़ी को 2 से 3 ऑफिसर्स यूज कर रहे हैं, आपको भी यूज करने मिलेगा। तो इन सब के बावजूद अगर आपको लग रहा है कि ये भौकाल नहीं है, तो आप गलत हो। मॉडर्न जमाने का यही भौकाल है। सोसाइटी में आपका एक रेस्पेक्ट बहुत अच्छा होगा, आपका ओहदा बहुत अच्छा रहेगा कि आप अधिकारी हैं, राइट। आपका जो आवास मिलेगा वो डॉक्टरों के साथ, आपको डॉक्टरों के कॉलोनी में आपको आवास मिल सकता है, जहां पे बड़े ऑफिसर्स पोस्टेड हैं, राइट। ये सब क्या? ये सब भौकाल ही तो है। अगर आप उस जमाने में जी रहे हो कि अंग्रेजों के जमाने के ऑफिसर की तरह आप जहां जाओ लोग थर थर कांपने लगे, लोग अपनी कुर्सियां छोड़ दे, आपको सलाम ठोके, तो वो अब नहीं होता है, राइट। तो ये भौकाल है, आपको इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके ऑफिशियल सिलेबस की। ऑफिशियल सिलेबस कब तक आएगा? ठीक है, देखिए अमूमन क्या होता है कि आयोग नोटिफिकेशन रिलीज करने के साथ ही सिलेबस भी रिलीज कर देता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। आयोग ने सिलेबस रिलीज नहीं किया है। एक्सपेक्टेशन यह भी था कि एटलीस्ट एक मंथ बाद सिलेबस के बारे में थोड़ा तो आइडिया वो दे देगा, रिलीज कर देगा। लेकिन अभी भी 1 महीने से ज्यादा हो गया है नोटिफिकेशन रिलीज हुए, अभी भी सिलेबस नहीं आया है ना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिलेबस नहीं आया है तो
आपको कुछ पता भी नहीं है, हमें कुछ पता भी नहीं है। जो 70% सिलेबस है वो फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। 70 to 80% सिलेबस फिक्स है। हो सकता है कि यही सिलेबस 100% भी हो, है ना, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 70% तो फिक्स है, ये तो आना ही आना है। वो क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, हमारा यूपी जीके। अब तक तो आपको ये याद हो जाना चाहिए सिलेबस, है ना, यूपी जीके, उसके बाद जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन, और उसके बाद हेल्थ साइंस, ठीक है, हेल्थ साइंस या तो हेल्थ एजुकेशन। ये तीन चीजें फिक्स है, ये आना ही आना है, आप इसको मानकर चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके साथ कुछ चीजें ऐड हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐड होने के लिए क्या ऐड हो सकती है? एक तो हिंदी, है ना, हिंदी, और दूसरा मैथ्स प्लस रीजनिंग। जिस तरीके से आपके आरओआर एग्जाम में पूछता है उस तरीके से, यानी कि अगर ऐड भी होगा लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन, यहां भी ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि इसके ऐड होने की संभावना ना के बराबर है, इस सेक्शन के ऐड होने की संभावना ना के बराबर है, ठीक है। बट फिर भी अगर आयोग ऐड करता है तो ये सिर्फ 20 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं, 10-10 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो सेक्शन है ये आप 15 से 20 दिन में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इसमें चैलेंज, बड़ा चैलेंज नहीं है, राइट, ठीक है। तो ऑफिशियल सिलेबस अब तक नहीं आया है, और अगर आप ऑफिशियल सिलेबस के भरोसे बैठोगे कि ऑफिशियल सिलेबस जब आएगा तब मैं तैयारी शुरू करूंगा, तो दोस्त आप बहुत पीछे रह जाओगे, है ना, आप बहुत पीछे रह जाओगे, आप तैयारी से बाहर हो जाओगे, ओके। इसलिए आप ऑफिशियल सिलेबस का इंतजार अब मत करो, जो चीजें फिक्स हैं उस चीज को पकड़कर आगे बढ़ो, राइट, ठीक है। और ऑफिशियल सिलेबस कब तक आएगा कोई आइडिया नहीं है, आएगा भी या नहीं आएगा उसका भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन पिछले एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो हमारा फिक्स सिलेबस है आप उसे लेकर चलिए। अब जो दूसरा हमारा सवाल था, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, वो था एग्जाम डेट को लेकर। एग्जाम डेट कि टेंटेटिव एग्जाम डेट क्या है, एक रफ एग्जाम डेट क्या है। तो आयोग ने एग्जाम डेट के बारे में भी कोई आइडिया दिया नहीं है, लेकिन जो आयोग का ट्रेंड होता है कि फॉर्म रिलीज करने के 3 से 4 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो ट्रेंड है ये बेसिकली ट्रेंड होता है उन रेगुलर एग्जाम्स के लिए, जो एग्जाम्स हमेशा हर साल होते हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्स है आयोग के, ठीक है। इन एग्जाम्स का क्या होता है कि नोटिफिकेशन रिलीज होने के 3-4 महीने बाद एग्जाम हो जाता है, लेकिन एचईओ का जो एग्जाम है ये रेगुलर होता नहीं है। तो हो सकता है कि जब आयोग को फ्री स्लॉट मिलेगा इन दोनों एग्जाम्स, ठीक है, को क्लियर करने के बाद जब फ्री स्लॉट मिलेगा आयोग तब एग्जाम ये कराएगा। तो हो सकता है कि एटलीस्ट जून के पहले ये एग्जाम ना हो, ठीक है, जून के बाद ही होने की तीव्र संभावना है, राइट। हालांकि इसके पहले कहा जाता था कि अप्रैल से जून के बीच में हो सकता है, ठीक है, लेकिन आयोग ने अब तक कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, कोई हिंट नहीं दिया है, तो ये मान के चलिए कि ये एग्जाम जून या जून के बाद होगा। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, क्लियर है। तो इसका एग्जाम डेट आप ये समझिए कि जून या जून के बाद, क्लियर है। अब हम अपने तीसरे टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा तीसरा टॉपिक है ये क्या है ना, तीसरा टॉपिक हमारा क्या है? विनिंग स्ट्रैटेजी। कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने का। देखिए मार्केट में बहुत सारे अलग अलग चीजें अवेलेबल हैं, है ना, मार्केट में बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं। कोई कह रहा है कि सर लक्ष्मीकांत पढ़ ले क्या पॉलिटी के लिए, है ना, लक्ष्मीकांत पढ़ लें। कोई कह रहा है साइंस के लिए हम पूरा एनसीईआरटी कवर कर लें। कोई कह रहा है यूपी स्पेशल के लिए, ठीक है, यूपी स्पेशल के लिए हम बहुत डिटेल में कवर कर लें, है ना, जो यूपी पीसीएस का पेपर 5 और 6 का सिलेबस है, पैटर्न है, वो हम फॉलो कर ले। तो नहीं, ये सब आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप पहले उन एग्जाम्स पे उन टॉपिक्स पे फोकस करो जो टॉपिक्स आपको मैक्सिमम रिजल्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि 80-20 का रूल, है ना, 80-20 का रूल। ये क्या होता है? मतलब आप ऐसे 20% टॉपिक को आप सिलेक्ट करो जहां से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ये चीजें हर एग्जाम में, ये जो रूल है ये हर एग्जाम में फॉलो होता है,
ठीक है, हर एग्जाम में फॉलो होता है। तो आपको इस रूल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा, राइट। जैसे क्या, ये देखिए, ये आपको पता कैसे चलेगा, ये आपको आसानी से पता नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा वो 20% टॉपिक है जहां से 80% प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा। पिछले सालों के प्रश्न पत्र को एनालाइज करके विश्लेषण करने के बाद ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा इनिशियल लेवल पर, शुरुआती लेवल पर नहीं। जब आप 2-4-6 पेपर सॉल्व कर लोगे, है ना, आप कम से कम 40 से 45% सिलेबस आप कवर कर लोगे, तो आप इस चीज को पता कर सकते हो, राइट। जैसे क्या, अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, राष्ट्रपति के बारे में हो गया, गवर्नर के बारे में हो गया, इन सब के बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। इसके अलावा इमरजेंसी के बारे में हो गया, तो उन चीजों को आप पहले कवर करो। इसे कहते हैं 80-20% रूल। इसके बारे में कभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे ताकि हम पूरी तरीके से इसको समझ सकें, है ना। ओके, तो आपको अभी किसी भी सिलेबस का वेट नहीं करना है, एग्जाम की डेट का वेट नहीं करना है। हो सकता है कि एग्जाम का डेट आए और आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय बचे, और 1 महीने में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप इस एग्जाम से बाहर हो जाओगे, राइट। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप यूपी जीके, सबसे पहले आप यूपी जीके कवर करो। क्यों? क्योंकि जब आप यूपी जीके समझ में आएगा, तभी आप यूपी में जो लागू की गई योजनाएं हैं, ठीक है, उसके बारे में आप समझ सकोगे। हेल्थ साइंस के बारे में आप समझ सकोगे, राइट, कि किस टॉपिक को, किस चीजों को हमें पहले फोकस करना है, आप समझ सकोगे। इसके बाद आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं हेल्थ साइंस, है ना, हेल्थ एजुकेशन है हेल्थ साइंस। और तीसरा आप जनरल स्टडीज, जीएस, राइट, यानी कि सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन, इस टॉपिक को आप उठा लीजिए, जिसमें से 50 प्रश्न आएंगे यहां पे, 50 प्रश्न यहां पे और 50 प्रश्न यहां पे, राइट। देखिए, ये जो यूपी जीके होता है, ये लगभग हर स्टूडेंट का, यूपी के हर एक स्टूडेंट का लगभग अच्छा होता है, उनकी कमांड होती है इन चीजों पे। जनरल स्टडीज पे भी जो स्टूडेंट्स दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स का ये जो सामान्य अध्ययन है, जीएस है और यूपी जीके है, ये उनका बहुत अच्छा होता है। मतलब कि आप ये मानिए कि लगभग 70% स्टूडेंट इन दोनों सेक्शन को तैयार कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन फंसते किस में है लोग? हेल्थ साइंस में फंसते हैं, हेल्थ साइंस वाले सेक्शन में लोग फंसते हैं। तो जो स्टूडेंट इस हेल्थ साइंस पे कमांड करेगा, उसका सिलेक्शन होता है, राइट। इस वजह से आप इन दोनों को तो पढ़िए, लेकिन आपका स्पेशल फोकस इस पे होना चाहिए, बहुत अच्छा कमांड इस पे होना चाहिए, राइट। ये आपकी विनिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब लास्ट में हम ये देखते हैं, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, और लास्ट में हम ये देखते हैं कि जो मैं एक पेड बैच लाया हूं, एक पेड कोर्स मैं लेकर आया हूं, ठीक है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। ये इस तरीके से है कि मैंने आपको पेड बैच तो प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने उसे परचेज कर लिया है वो उसको पढ़ना शुरू कर दिए हैं, और इसके बाद भी आपको बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर इसको हम पढ़ें कैसे, है ना, इसको पढ़ें कैसे। तो मेरी जो स्ट्रेटजी है, मैंने क्या किया है, इस पेड कोर्स को 3 सेक्शन में बांटा है। 3 सेक्शन में, जो पहला सेक्शन है ये है यूपी जीके। मैंने क्या किया है, यूपी जीके को 10 यूनिट में, 10 इकाई में डिवाइड किया है, बांट दिया है, और आपको डेली बेसिस पे, जो पेड बैच के स्टूडेंट हैं उनको डेली बेसिस पे एक एक यूनिट में पीडीएफ में सेंड कर रहा हूं, ठीक है। रात के लगभग 11 बजे मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूं। उस पीडीएफ को आप अगले दिन पूरा दिन भर पढ़िए, ठीक है, 11 बजे 11 PM पे, ठीक है, 11 से 12 आप ये मान के चलिए, 11 से 12, ठीक है, 11 to 12, 11 से 12 PM पे मैं आपको क्या करता हूं, पीडीएफ सेंड कर देता हूं, ठीक है। और लगभग 9 से 9:30 के बीच में इसी पीडीएफ पे, इसी यूनिट के ऊपर जो पीवाईक्यूज हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाता हूं, है ना। मतलब क्या, अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ते हो और इस पीडीएफ के ऊपर इस पीवाईक्यू को, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो कोर्स है, इसका मतलब क्या कि मैंने आपको तलवार तो दे दिया है, लेकिन तलवार चलाना कैसे, अगर वो आपको नहीं पता है तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते हो, है ना।
आपको मैंने तलवार तो दे दिया है इस बैच के साथ में, इस कोर्स के साथ में, लेकिन अगर आपको ये नहीं समझा कि इसको यूज़ कैसे करना है तो फिर वो यूजलेस है, राइट। तो यूज़ कैसे करना है, इसके साथ ही आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे कि जैसे कि आज कल मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया था यूनिट 4 आपको, जो मैंने प्रोवाइड किया था चौथे दिन में, यूनिट 4, इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, फैक्ट की भरमार है, ठीक है। ऑल्सो यूनिट 3 जो उत्तर प्रदेश का इतिहास था, ये यूनिट, ठीक है, इसमें भी फैक्ट्स भर भर के हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो पहले से तैयारी करते हैं, उनके लिए तो ये याद करना आसान है, लेकिन जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको याद करने में बहुत मुश्किल हो रही है। देखिए, ये बहुत ही सामान्य सी चीज है, इतने सारे फैक्ट्स आपको एक बार में याद नहीं होंगे, किसी के लिए संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा जोर देके इस पीडीएफ को सेम डे कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कम से कम 40% इंफॉर्मेशन भी याद होता है, तो भी बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि एग्जाम तक आप इसको सिर्फ एक ही बार थोड़ी पढ़ोगे, आप इसे बार बार पढ़ोगे, ठीक है। हर बार में, पहले बार में आपको 40% चीजें याद हुई है, राइट, फर्स्ट टाइम में। सेकेंड टाइम में आपको फिर से 20% चीजें याद हो जाएंगी एक्स्ट्रा। थर्ड टाइम में आपको फिर से 20% चीजें आपको याद हो जाएगी। उसके बाद जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो बचा हुआ 20% आपके दिमाग में बैठ जाता है। यह है प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी। आप पहली बार सिर्फ आप उसे पढ़ लीजिए, ठीक है, याद करने की कोशिश करिए, जो याद होता है तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, वो दूसरी और तीसरी रीडिंग में याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप उन फैक्ट के साथ डरिए मत। देखिए, इतने बड़े एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको देखिए मेहनत करना पड़ेगा, टाइम एफर्ट देना पड़ेगा, राइट। टाइम एफर्ट तो आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हलवा है, गस्टेड पोस्ट की ये नौकरी है, हलवा नहीं है ये, आपको एफर्ट और टाइम देना पड़ेगा, राइट, ओके, ठीक है। तो आप ऐसा करिए कि आप इस पीडीएफ को पढ़िए, इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है, आप एमसीक्यू सॉल्व करें। हालांकि स्टार्टिंग में अभी तो जो एमसीक्यूज का लेवल है वो मैं बहुत कम छोटा दे रहा हूं, ताकि आपके ऊपर बहुत प्रेशर ना पड़े, है ना। लेकिन इस एमसीक्यू की डिफिकल्टी को धीरे धीरे मैं बढ़ाते जाऊंगा, इस पीवाईक्यू की डिफिकल्टी को मैं धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा, राइट, ठीक है। एक बात मैं और क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, मेरा जो पेड कोर्स है मैंने लॉन्च किया है, आपने खरीद लिया है, ये मान के मत खरीद लो कि सर का मैंने कोर्स खरीद लिया है अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। गुरु, ऐसा नहीं होना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी ऐसा होता नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये भी मत सोचिए कि ये जो सर ने पीडीएफ दिया है मैं इसको रट लूं, पूरी तरीके से मैं रट्टा मार लूं, उसे मैं घूंट कर पी जाऊं तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। गुरु, तो भी नहीं होता है, ठीक है, तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। आप कितना प्रैक्टिस करते हो, आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना आप एमसीक्यू और मॉक टेस्ट देते हो, ठीक है, यह डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। सिर्फ पीडीएफ रटने से नहीं, किसी भी एक सोर्स से क्वेश्चन हमेशा नहीं पूछे जाते हैं, आपको अलग सोर्स यूज करना पड़ेगा। अलग वो सोर्स क्या है? वो अलग सोर्स है आपका एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू प्रैक्टिस, है ना। हालांकि जो ये पीडीएफ है ये आपको 80%, ये पीडीएफ 80% आपका बेस बना देगा। एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। ये जो पीडीएफ है वो 80% तक आपका बेस बना देगा। आपको और कोई किताब पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, वीडियो के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एमसीक्यू का पीडीएफ भी सेंड करूंगा। जो मैं सॉल्व कराता हूं वो तो सेंड करूंगा, करता ही हूं। उसके अलावा मैं आपको लगभग 1000 से 1200 क्वेश्चंस का मैं आपको सेट भी प्रोवाइड करूंगा, आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास टाइम है, आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। इतना आपको करना पड़ेगा, क्लियर है। दूसरी बात, जो आपको मैं पीडीएफ भेजा हूं, आप उसी पीडीएफ को 10 बार पढ़ो एग्जाम से पहले, ठीक है। ना कि, देखिए क्या होता है, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि 10 अलग अलग किताबों को एक एक बार पढ़ते हैं ना। 10 किताबों को आप क्या करते हो, एक बार पढ़ते हो। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन बढ़ेगा, आपको याद कुछ नहीं रहने वाला। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ो, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, राइट, क्लियर है। तो आप ये दिमाग में रखिए कि इतना सारा जो फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, वो किसी को याद होता नहीं है। ये सामान्य सी बात है। आप सिर्फ उसे पहली बार उसे रीड कर लो, पढ़ लो, ठीक है। जब आप 2 से 3 रीडिंग करोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। और जो हमारा कोर्स है लगभग ये 2 मंथ्स में
2 मंथ्स में ही आपको मैं पूरा वीडियो के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो 2 महीने के बाद आपके पास फिर से 3 से 4 महीने का समय बचता है। उस 3 से 4 महीने में आप करो ना रिवीजन, है ना, जो कुछ बचा है आप वहां पे कवर कर सकते हो। ये मेरी स्ट्रेटजी है, ठीक है। जो बैच 1 था वो बैच 1 22 जनवरी से ही मैंने शुरू कर दिया था। अभी बैच 2 शुरू है, ठीक है, जो कि 29 जनवरी से मैं टारगेट्स देना आपको मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में, पिंड कमेंट में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक ऐड कर दिया है, ठीक है। आप उस टेलीग्राम लिंक से मुझसे आप जुड़ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और रही बात मेंटोरशिप की, तो मेंटोरशिप में आपको मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सर शुरू कहां से करें, क्या पहले पढ़ें, क्या मेरी रणनीति होनी चाहिए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फोन कॉल पे भी। ये इस पेड बैच में अवेलेबल है, ये चीजें क्लियर है। तो दोस्तों ये रहा आज के सेशन के बारे में, ये रहा पेड बैच के बारे में, यूज कैसे करना है इस तरीके के बारे में, राइट, ठीक है। तो आप डरो मत, इतने सारे फैक्ट्स हैं, आपको याद करना पड़ेगा और पहली बार में याद नहीं होते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन यह है कि मल्टीपल आपको 3 से 4 रिवीजन कम से कम करना पड़ेगा मॉक टेस्ट देने के पहले। मित्र, एग्जाम बड़ी है, पोस्ट बड़ी है, तो तैयारी भी उस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ऐसे कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।